हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई एम अभिनंदन कुमार। लास्ट लेक्चर में हम लोग जो है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ चैप्टर एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 का हम लोग देख रहे थे, जिसमें कि हम लोगों ने एक पार्ट कवर कर लिया था जिसका जो कि कॉन्टिनेंट था। कॉन्टिनेंट्स के बारे में हम लोगों ने यानी लिथोस्फीयर के बारे में कल देखा था। आज हम लोग हाइड्रोस्फीयर के बारे में जानेंगे, जिसमें कि ओशियंस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। द अर्थ इज़ कॉल्ड द ब्लू प्लानट। हाइड्रोस्फीयर में क्या होता है, वाटर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, वाटर से रिलेटेड जो है पढ़ते हैं। ठीक है, द अर्थ इज़ कॉल्ड द ब्लू प्लानट। ब्लू प्लानट कहा जाता है अर्थ को। मोर देन 71% से ज़्यादा जो है वाटर जो कहाँ पर है, अर्थ पर है, और 29% ही से मात्र जो है 29% जो है लैंड मासेस है। हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म्स। हाइड्रोस्फीयर, जब हम लोग हाइड्रोस्फीयर वर्ड का यूज करते हैं तो उसमें से वाटर के जितने भी फॉर्म हैं, कौन कौन से फॉर्म होंगे? एक तो सॉलिड होंगे, लिक्विड होंगे और गैसियस होंगे। यानी कि बर्फ़ हो सकते हैं, आइस होंगे, वाटर होंगे और गैस के रूप में वो नहीं, वाष्प होगा, वेपर होगा। ठीक है, तो एज रनिंग वाटर इन ओशियंस एंड रिवर्स एंड इन लेक्स, आइस इन ग्लेशियर्स। रनिंग वाटर कहाँ रहेंगे? ओशियंस में रहेंगे, रिवर्स में रहेंगे और लेक्स में रहेंगे। आइस कहाँ पर रहेंगे? ग्लेशियर्स में। और अंडरग्राउंड वाटर एंड द वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर। ठीक है, ऑल कंप्राइज द हाइड्रोस्फीयर। सभी को मिलाकर जो है हाइड्रोस्फीयर बनते हैं। आपको मैंने कल लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि जो वेपर के रूप में जो एटमॉस्फेयर में होते हैं वो एटमॉस्फेयर का पार्ट नहीं होते, वो हाइड्रोस्फीयर के पार्ट होते हैं। ठीक है, मोर देन 97% ऑफ द अर्थ्स वाटर इज फाउंड इन द ओशियन। 97% से ज़्यादा वाटर जो है कहाँ पर पाए जाते हैं? ओशियन में पाए जाते हैं। और जो वाटर जो है ओशियन में पाए जाते हैं वो बहुत ही साल्टी होते हैं, जो कि ह्यूमन यूज में नहीं होते। ठीक है, सॉरी, तो हम लोग कहाँ देख रहे थे? एंड टू सॉल्टी जो है फॉर ह्यूमन यूज़। जो 97% जो वाटर होते हैं वो ह्यूमन यूज में नहीं आते, क्योंकि वो बहुत ही सॉल्टी होते हैं। ठीक है, अ लार्ज पोर्शन ऑफ द रेस्ट ऑफ द वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ आइस शीट्स। 97% के बाद जो भी बचते हैं उसमें से सबसे ज़्यादा वाटर किस में? आइस शीट्स और ग्लेशियर्स में है। और अंडर द ग्राउंड एंड अ वेरी स्मॉल परसेंटेज अवेलेबल इज फ्रेश वाटर फॉर ह्यूमन यूज। जो है ज़्यादातर वाटर जो है वहीं पर है, और बहुत ही कम स्मॉल परसेंटेज जो है किसके लिए? फ्रेश वाटर का, हम लोगों के लिए, ह्यूमन यूज़ के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ दिए गए कॉन्टिनेंट से रिलेटेड है। ठीक है, ये तो हैंस डिस्पाइट बीइंग अ ब्लू प्लानट, हम लोग अर्थ क्या है? ब्लू प्लानट है, लेकिन फिर भी जो है हम लोग वाटर के शॉर्टेज को फेस करते हैं। ठीक है, कितनी एक कह सकते हैं ना आप कि ये कितनी बड़ी दुविधा की बात है कि हम लोग अपने अर्थ को जो है ब्लू प्लानट बोलते हैं, फिर भी जो है पीने की पानी का दिक्कत होता है, शॉर्टेज ऑफ वाटर फेस करना पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं ओशियंस के बारे में। कल हम लोगों ने कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़े थे, आज हम लोग देखेंगे ओशियंस के बारे में। ओशियंस आर द मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर। जैसा कि हम लोगों ने पिछले स्लाइड्स में देखा था, 97% जो है वाटर जो हाइड्रोस्फीयर का कहाँ पर होता है? ओशियंस में होता है। दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड। हम लोगों ने पहले भी एक बार इस पर चर्चा किया था कि ओशियंस जो होते हैं वो सभी क्या होते हैं? एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। ठीक है, दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड। द ओशियन वाटर्स आर ऑलवेज मूविंग। देखिए इस चैप्टर में जो है एक एक लाइन आपको जो है ना वो समझने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें कहीं से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, किसी भी टॉप में किसी भी लाइन से क्वेश्चन बन सकता है किसी भी एग्जाम के लिए। यहाँ तक कि यूपीएससी के लिए भी यहाँ से चाहे तो डायरेक्ट क्वेश्चन बना सकते हैं आप। दो तीन स्टेटमेंट उठा के लिख दीजिए, उसमें से थोड़ा सा वर्ड का चेंजिंग कीजिए, वहाँ से यूपीएससी आपका क्वेश्चन बना देगा। ठीक है, तो हम लोगों को ये एक एक लाइन को जो है समझते चलना है। द ओशियन वाटर्स आर ऑलवेज मूविंग। ठीक है, वाटर जो है हमेशा मूव करते रहता है, और ये मूव करने में जो है सबसे तीन तरह के मेनली तीन होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला तो वेव्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले वेव्स होते हैं, उसके बाद द टाइड्स एंड द ओशियन करेंट्स। ठीक है, और कितने ओशियंस है? कितने हम लोगों ने पहले भी जाना है, कितना ओशियन है टोटल? 5 मेजर ओशियंस आर। ठीक है, ये कौन कौन से 5 है? पैसिफिक,
ओशियन, अटलांटिक ओशियन, द इंडियन ओशियन, द सदर्न ओशियन एंड द आर्कटिक ओशियन। कौन कौन से? पैसिफिक ओशियन, द अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन और सदर्न ओशियन और आर्कटिक ओशियन। हम लोग इसका लोकेशन भी देखेंगे मैप में, ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। यहाँ पर हम लोग देखते हैं, हम पैसिफिक ओशियन के बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। द पैसिफिक ओशियन इज़ द लार्जेस्ट ओशियन। लार्जेस्ट ओशियन कौन सा है? पैसिफिक ओशियन है। सबसे लार्जेस्ट ओशियन कौन सा है? पैसिफिक ओशियन, ठीक है। इट इज़ स्प्रेड ओवर 1/3 ऑफ द अर्थ। 1/3 कह सकते हैं। 1/3 मीन्स मतलब क्या होता है? 1/3, तो आप इसे कह सकते हैं 33% से ज़्यादा जो है वो कहाँ पर पाए जाते हैं? पैसिफिक ओशियंस में वाटर पाए जाते हैं। मरियाना ट्रेंच, आपको याद है मरियाना ट्रेंच का नाम हम लोगों ने पहले भी कल लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था। क्या था ये बताइए? मरियाना ट्रेंच था सबसे द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ लाइज इन द पैसिफिक ओशियन। कितना था इसका डीपेस्ट गहराई कितना था? याद कीजिए 11,022 11,022 किलोमीटर्स, सॉरी किलोमीटर्स नहीं है, मीटर्स है। कितना है? 11,022 मीटर्स, ठीक है। ये सबसे डीपेस्ट पार्ट है अर्थ का, मरियाना ट्रेंच, आपको ये याद रखना है। तो आप इसके साथ ही बताइए सबसे ऊंचा पीक कौन सा है? पीक सबसे धरती का सबसे ऊंचा पीक कौन सा है? वो है माउंट एवरेस्ट। कहाँ पर है? नेपाल में। कितने ऊंचाई है? 8,848 मीटर। कितना है? 8,848 मीटर्स, ठीक है। आगे देखते हैं। द पैसिफिक ओशन इज ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप। सर्कुलर है शेप में, ऐसे सर्कुलर है, ठीक है, शेप में सर्कुलर है। ये कौन कौन से महाद्वीप को जो है कॉन्टिनेंट्स को कवर करते हैं? एशिया, ऑस्ट्रेलिया और यहाँ हम लोग देखते हैं नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका जो है इसे घेरे रखता है, ठीक है। लुक एट द मैप, ठीक है, हम लोग मैप में देख लेंगे। उसके बाद जो है द अटलांटिक ओशियन के बारे में पढ़ते हैं। द अटलांटिक ओशियन इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। अटलांटिक ओशियन कैसा है? एस शेप में है। आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था एस शेप में है, ठीक है। यहाँ पर आपका नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पर साउथ अमेरिका, यहाँ अफ्रीका, यहाँ यूरोप और यहाँ पर ये ऐसे एस शेप में जो है कौन सा है? अटलांटिक ओशियन है। इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। एस शेप का है, आपको ये एस शेप भी याद रखना है सबका। इट इज़ फ्लैंकेड बाय द नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका ऑन द वेस्टर्न साइड, ठीक है, एंड यूरोप एंड अफ्रीका ऑन द ईस्टर्न साइड, ठीक है। यूरोप और अफ्रीका के ईस्टर्न साइड पर है और नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका के वेस्टर्न साइड पे है, ठीक है। सॉरी, अटलांटिक ओशियन के वेस्टर्न साइड में जो है नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका जो है और यूरोप एंड अफ्रीका जो है अटलांटिक ओशियन के ईस्टर्न साइड पर है, ठीक है। मैंने वहाँ उल्टा बोल दिया था, ठीक है। द कोस्ट लाइन ऑफ अटलांटिक ओशियन इज हाईली इंडेंटेड, जो है बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही, जब उसका हम लोग मैप देखेंगे यहाँ पर, आप यहाँ देख सकते हैं कितना खुरदरा ऐसे 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 दिख रहा है, खुरदरा। तो इससे क्या होता है? इससे जो है वाटर जो है यहाँ पर जब जाता है तो थोड़ा स्लो हो जाता है और जिसके वजह से जो है हार्बर्स बनाने में जो है सबसे ज़्यादा आसानी होता है। मुश्किल नहीं होता, आसान होता है, क्योंकि लहरों से जो उसे हार्बर्स पे ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, जिसके वजह से हार्बर के लिए जो है बंदरगाह के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है इस कोस्ट को, ठीक है। हम लोग कहाँ पर थे? देख रहे थे द कोस्ट लाइन ऑफ अटलांटिक ओशियन इज़ highly indented. This irregular indented coastline provides ideal location for natural harbors. Ideal location माना जाता है इसे natural harbor के लिए, ठीक है। From the point of view of commerce, it is the busiest ocean. Commerce के point of view से जो है सबसे busiest ocean कौन सा है? वो आपका है अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक ओशियन कौन सा शेप का है? एस शेप का है, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है। पैसिफिक कौन सा था? ओ शेप का था, सर्कुलर शेप था। और ये अटलांटिक की बात कर रहे हैं हम लोग, सबसे कॉमर्स की दृष्टि से सबसे बिजिएस्ट, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे द इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन इज़ द ओनली ओशियन नेम्ड आफ्टर अ कंट्री। इंडियन ओशियन जो है एक ऐसा सिर्फ एकमात्र जो है ओशियन है जिसे किसी देश के नाम पर रखा गया है, जिसे कि इंडिया के नाम पर रखा गया है। द शेप ऑफ ओशियन इज़ ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर।
हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी देखा था। इसका शेप कैसा है, ट्रायंगुलर है, ट्रायंगुलर, ठीक है ऐसे। इन द नॉर्थ इट इज़ बाउंड बाय एशिया, इन द वेस्ट बाय अफ्रीका एंड इन द ईस्ट बाय ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद हम लोग देखेंगे सदर्न ओशियन इन सर्कल्स, ठीक है। द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका एंड एक्सटेंड्स नॉर्थवार्ड टू 60 डिग्री साउथ लेटीट्यूड, ठीक है। 60 डिग्री साउथ लेटीट्यूड तक जो है नॉर्थ की तरफ, साउथ से पोल, साउथ पोल की तरफ से जो है वो क्या है, सदर्न हेमिस्फीयर, सदर्न ओशियन है, ठीक है। उसके बाद लास्ट देखेंगे हम लोग द आर्कटिक ओशियन। आर्कटिक ओशियन इज लोकेटेड विद इन द आर्कटिक सर्कल। आप याद कीजिए आर्कटिक सर्कल कहाँ पर था, आर्कटिक सर्कल था 66.5 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड पर, ठीक है। तो वहाँ से जो है पोल, नॉर्थ पोल तक जो है वो कौन सा ओशियन है, वो है आर्कटिक ओशियन। इट इज़ कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशियन बाय अ नैरो स्ट्रेच। ये जो है पैसिफिक जो है ओशियन से मिलता है एक नैरो स्ट्रेच से ऑफ सेलो वाटर नॉन एज बेरिंग स्ट्रेट। ये आपका एक बहुत ही कह सकते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन, बेरिंग स्ट्रेट। जब मैंने पहले भी बताया था, जब कोई जो है एक ओशियन से या कोई भी वाटर बॉडी एक दूसरे वाटर बॉडी से जुड़ता है और किसी दो बड़े लैंड मासेस को अलग करता है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे स्ट्रेट कहा जाता है, स्ट्रेट कहा जाता है। तो जो वैसा स्ट्रेट जो आर्कटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन को मिलाता है वो कौन सा स्ट्रेट है, वो है बेरिंग स्ट्रेट। तो आपको ये बताना है कि ये अलग किसे करता है, ये बेरिंग स्ट्रेट किस दो लार्जर लैंड मासेस को अलग करता है, तो वो अलग करता है एशिया और नॉर्थ अमेरिका को। किसको अलग करता है, एशिया को और नॉर्थ अमेरिका को, ठीक है। इट इज़ बाउंड बाय नदर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया। इट इज़ बाउंड बाय नदर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। ओशियंस में जो है इतना ही दिया गया था, तो हम लोग इसे एक बार पिक्चर में देख लेते हैं, मैप में। तो आप यहाँ देख सकते हैं, इसे मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये आपका रहा पैसिफिक ओशियन। आप इसे ऐसे जब करेंगे तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, ऐसे सर्कल बन जाएगा, ठीक है। सबसे क्या था, ये सबसे लार्जेस्ट ओशियन था और सबसे डीपेस्ट पॉइंट भी कहाँ पर था, यहीं पर था, इसी में, ठीक है। और उसका नाम क्या था, मरियाना ट्रेंच। आपको ये याद रखना है, इसीलिए मैं बार बार एक ही चीज़ को बोल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ देखिए कौन सा है, उसके बाद सेकेंड वाला ओशियन कौन सा है, वो है इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन कैसा है, ये सर्कुलर फॉर्मेट में, सर्कुलर है, ठीक है। ये इंडिया के नाम पर रखा गया, ये अपना भारत है, इसी के नाम पर रखा गया है, जो कि इसके वेस्ट साइड में कौन है, अफ्रीका का कॉन्टिनेंट है, और ईस्टर्न साइड में जो है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं अटलांटिक, सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन अटलांटिक, वो एस शेप है, कैसे, ऐसे यहाँ पर एस शेप है। और ये कहाँ से है, ये यहाँ रहा आपका नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप। और ये है कौन सा है, ये अटलांटिक ओशियन किस शेप में है, एस शेप में है, ठीक है। उसके बाद ये रहा आपका क्या है, ये सदर्न ओशियन। और यहाँ है आर्कटिक ओशियन, कहाँ पर है, ये आर्कटिक ओशियन है, ठीक है। तो हम लोगों ने ये समझ लिया। आपको मैं ये कॉन्टिनेंट्स के बारे में लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा तो उसे पहले देखिए, तो आपको ये और भी आसानी होगी समझने में, ठीक है। तो हम लोग अब चलते हैं पीछे, देखते हैं। हम लोग यहाँ देख रहे थे, यहाँ तक हम लोगों ने कवर कर लिया था। अब हम लोग देखेंगे एटमॉस्फेयर के बारे में। हम लोगों ने हाइड्रोस्फीयर को कंप्लीट कर लिया है, अब हम लोग देखेंगे एटमॉस्फेयर के बारे में। द अर्थ इज सराउंड बाय अ लेयर ऑफ गैस कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। बहुत सारे लेयर जो है गैसेस के लेयर से घिरा हुआ है, तो उसे क्या कहा जाता है, एटमॉस्फेयर कहा जाता है। दिस थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर इज एन इंटीग्रल एंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्लानट। ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इंटीग्रल एस्पेक्ट माना जाता है इसको, ठीक है। ब्लैंकेट के जैसे थिन ब्लैंकेट, थिन मतलब क्या होता है, मोटा नहीं होता, थिक मतलब मोटा होता है, थिन मतलब
पतला होता है, एक ब्लैंकेट की तरह है, जो कि इंटीग्रल एंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है प्लांट का। इट प्रोवाइड्स अस विद द एयर वी ब्रीद, ठीक है, एयर देता है जिससे हम लोग ब्रीद करते हैं, श्वास लेते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, ठीक है, एंड वी ब्रीद एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सन्स रेज। सन से जो है बहुत सारे इफेक्ट हार्मफुल जो है रेज भी आते हैं, तो उससे भी हम लोगों को सुरक्षा कौन प्रदान करता है, कौन प्रोटेक्ट करता है हमें, वो भी करता है एटमॉस्फेयर के जो लेयर होते हैं, ठीक है। तो हम लोग कहाँ थे, अब यहाँ देख रहे थे द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड अप टू अ हाइट ऑफ अबाउट 60-100 किलोमीटर। ये अपना ये जो एटमॉस्फेयर है अर्थ का, वो कितना हाइट पर है, हाइट तक है, वो है 1600 किलोमीटर तक, किलोमीटर आपको याद रखना है। द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स बेस्ड ऑन कंपोजिशन। हम लोग जो है एटमॉस्फेयर को कितने भाग में बांटते हैं, कितने लेयर में, हम लोग बांटते हैं उसे 5 लेयर में। किसके आधार पे, कंपोजिशन, टेम्परेचर के आधार पे और भी कुछ अदर प्रॉपर्टीज़ के आधार पे, ठीक है। दिस लेयर इज स्टार्टिंग फ्रॉम अर्थ सरफेस आर कॉल्ड द ट्रोपोस्फेयर। सबसे पहले क्या है, ट्रोपोस्फेयर, जो कहाँ से शुरू होता है, अर्थ के सरफेस से शुरू होता है। और उसके बाद क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद क्या है, मीजोस्फेयर, उसके बाद क्या है, थर्मोस्फेयर, एंड लास्ट कौन सा है, एक्सोस्फेयर। कौन सा है, एक्सोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर, ठीक है। अब हम लोग प्रत्येक लेयर के बारे में डिटेल में देखते हैं। द एटमॉस्फेयर इज कंपोज मेनली ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। सबसे ज़्यादा जो गैस पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है, सबसे पाया जाता है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, विच मेक अप अबाउट 90% ऑफ क्लीन ड्राई एयर, ठीक है। नाइट्रोजन कितना परसेंट है एटमॉस्फेयर में, ये तो आपको पता ही होगा, 78%। ऑक्सीजन कितना है, ऑफकोर्स आपको पता होगा, 21%। एंड अदर गैसेस जो है कम 1% के आसपास है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और भी बहुत सारे। तो ऑक्सीजन इज द ब्रीथ ऑफ लाइफ, वाइल नाइट्रोजन हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड though present in minute amount, it is important as it absorbs heat radiated by the earth, thereby keeping the planet warm, ठीक है। ये जो है जब रेडिएशन होता है तो उसे एब्जॉर्ब करके रखता है, जिससे कि यह प्लानट जो है थोड़ा गर्म रहता है। इट इज़ ऑल्सो इसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लैनेट्स। ये जो प्लैनेट्स के ग्रोथ के लिए भी जरूरी है, क्यों, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण इसके बिना संभव नहीं है, ठीक है। द डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर वेरीज विद हाइट। जो है डेंसिटी जो है इसका वो बदलता रहता है हाइट के से। तो इट इज़ मैक्सिमम एट द सी लेवल। डेंसिटी जो है वो कहाँ पर सबसे ज़्यादा होगा, डेंसिटी जो एटमॉस्फेयर का सबसे ज़्यादा होगा सी लेवल पर। और जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते जाएंगे तो उसे वैसे रैपिडली जो घटता जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम कहाँ पर, मैक्सिमम एट द सी लेवल एंड डिक्रीजेस रैपिडली एज वी गो अप, ठीक है। जैसे ही हम लोग जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे तो वो क्या होगा, वो घटता जाएगा। यू नो द क्लाइंबर्स एक्सपीरियंस प्रॉब्लम इन ब्रीदिंग ड्यू टू दिस डिक्रीज इन डेंसिटी ऑफ एयर। दे हैव टू कैरी विद देम ऑक्सीजन सिलेंडर। उसे जो है ऑक्सीजन सिलेंडर भी लेकर जाना पड़ता है, ऑक्सीजन सिलेंडर टू बी एबल टू ब्रीथ एट हाई एल्टीट्यूड। द टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीजेज एज वी गो अपवर्ड्स। ये आपको एक ये लाइन भी याद रखना है, टेम्परेचर क्या होता है, घटता जाता है जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक है। द एटमॉस्फेयर एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द अर्थ। दिस वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। सम एरियाज एक्सपीरियंस हाई प्रेशर एंड सम एरियाज लो प्रेशर। एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। मूविंग एयर इज नोन एज विंड। क्या होता है, एयर मूव कैसे करता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करता है। और मूविंग एयर को क्या कहा जाता है, मूविंग एयर को कहा जाता है विंड, ठीक है। हम लोग इसमें कुछ ज़्यादा तो डिटेल में नहीं दिया गया था इसके स्फीयर के बारे में, एटमॉस्फेयर के बारे में, उसके लेयर के बारे में। तो हम लोग अगले क्लास में अगर दिया होगा तो उसे हम लोग देखेंगे। अभी एनसीईआरटी में जितना दिया गया हम लोग उतने पर ही ध्यान रखते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग उसके बारे में डिटेल में भी पढ़ेंगे जब स्टैंडर्ड बुक के बारे में, जब बुक से पढ़ेंगे, जब नोट से पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसके बाद एक छोटा सा और भी टॉपिक इसमें दिया गया, बायोस्फीयर द डोमेन ऑफ लाइफ।
क्या होता है, द बायोस्फीयर द बायोस्फीयर इज द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लैंड वाटर एंड एयर। एयर लैंड वाटर के बीच जो है कॉन्टैक्ट स्थापित करता है। कौन कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश करता है? बायोस्फीयर। उसे क्या कहा जाता है? बायोस्फीयर कहा जाता है। इट इज़ इन दिस जोन दैट लाइफ दैट इज यूनिक टू दिस प्लानट। बायोस्फीयर के वजह से ही जो है कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है लाइफ पॉसिबल है, यूनिक इसे ये प्लानट है। देयर आर several species of organisms that vary in size from microbes and bacteria to huge mammals. All the living organisms include humans are linked to each other and to the biosphere for सर्वाइवल। जो चाहे वो छोटे से छोटे कीट पतंग हो या फिर मानव हो या कोई बड़े से बड़े जानवर ही क्यों ना हो, वो सारे सभी जो है क्या है, बायोस्फीयर में जो है बायोस्फीयर से कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, बायोस्फीयर देखिए क्या होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रहा आपका एटमॉस्फेयर, ये है लिथोस्फेयर और ये है हाइड्रोस्फेयर। तो यहाँ पर बायोस्फीयर क्या है? बायोस्फीयर ये वाला क्षेत्र है जिसमें कि ये भी है, ये आपका ये लिथोस्फेयर भी आ जाएगा, जिसमें आपका हाइड्रोस्फेयर भी आ जाएगा और जहाँ पर आपका एटमॉस्फेयर भी आ जाएगा। और ये सभी मिलाकर क्या निर्माण करेंगे? बायोस्फीयर। यहाँ पर दिया गया था कॉन्टैक्ट है, ये आपका कॉन्टैक्ट है। यहाँ बायोस्फीयर में आप देख सकते हैं ये चिड़ियाँ हैं, ये पेड़ है, ये मछली है, यहाँ घर है, हाथी है, बहुत सारे जो है लाइफ पॉसिबल हो पाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं द ऑर्गेनिज्म इन द बायोस्फीयर में ब्रॉडली द डिवाइडेड इनटू द प्लांट किंगडम। ठीक है, जो है ये प्लांट किंगडम में आ जाएगा। एंड द एनिमल किंगडम, जो है पूरे ऑर्गेनिज्म को बायोस्फीयर में कैसे डिवाइड कर सकते हैं? दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? एक तो प्लांट किंगडम और एक क्या है? एनिमल किंगडम। द थ्री डोमेन्स ऑफ द अर्थ इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड इफेक्ट ईच अदर in some way or the other. For example, cutting of forest for fulfilling our needs of wood or clearing land of agriculture may lead to fast removal of soil from slopes. Similarly, Earth's surface may be changed due to natural calamities like earthquakes. ठीक है, for example, there could be submergence of land as happened in the case of tsunami recently. Parts of Andaman and Nicobar Island were submerged underwater. ठीक है, एक बार जब सुनामी आया था तो वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड क्या हुआ था? सबमर्ज हो गया था वाटर में। डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट मटेरियल इनटू लेक्स एंड रिवर मेक द वाटर अनसुटेबल फॉर द ह्यूमन यूज। इट इज़ ऑल्सो डैमेज अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ। ठीक है, ये उसके बाद क्या है? इमिशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज, थर्मल पावर प्लांट्स एंड व्हीकल्स पोल्यूट द एयर। कार्बन डाइऑक्साइड इज एन इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूट ऑफ air, but increase in the amount of CO2 leads to CO2 means carbon dioxide leads to increase in global temperature. This is termed as global warming. ग्लोबल वार्मिंग ये कह सकते हैं कि ये दुनिया का एक जितना वो ये ग्लोबल वार्मिंग शब्द है ये उतना ही वार्म है, कह सकते हैं कि ऐसा जो है इस पर बहुत दिनों से सरकार जो है और लोग जो है काम करना चाहते हैं, करने का कोशिश करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग एक कह सकते हैं कि बहुत ही बड़ा वर्ड है जिसका कि आज के टाइम में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, वो क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग जो है वो जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड के वजह से तो उसे कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग। देयर इज़ दस अ नीड टू लिमिट द यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। हमें जो है रिसोर्सेज की यूज को कम करना चाहिए ऑफ द अर्थ टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ नेचर बिटवीन द डोमेन्स ऑफ द लिथोस्फीयर, द एटमॉस्फेयर एंड द हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। उधर अब ये कुछ क्वेश्चंस है, आप इसे अटेम्प्ट करके करेंगे और आप इसका आंसर जो है आप कमेंट्स में लिखेंगे। ये आपका मैप था, आपने यहाँ पर देखा ओशियंस के बारे में। कितने ओशियंस थे? 5। कौन कौन से? एक तो ओ सर्कुलर शेप में था, वो था पैसिफिक ओशियन, सर्कुलर शेप में था पैसिफिक ओशियन। उसके बाद सेकेंड लार्जेस्ट था अटलांटिक ओशियन जो कि एस शेप में था। उसके बाद एक था इंडियन ओशियन जो कि
ट्रायंगुलर शेप में था। उसके बाद एक सदर्न था, सदर्न ओशियन एंड आर्कटिक ओशियन। कितने हुए? 5। 1 2 3 4 और ये हुआ 5। ठीक है, तो हम लोगों ने आज एक बहुत ही जो है एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम लोगों ने कवर किया। ठीक है, तो आप लोग कमेंट्स में बताएंगे कैसा लगा आपको ये लेक्चर, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।